हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो हम आज उत्तर संरचनावादी विचारक पियरे बोर्दियू को पढ़ेंगे और ये जो विचारक हैं इनके काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम इसमें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इनका जो जन्म था वो 1930 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो 2002 में। ठीक है, तो ये इनके जीवन मरण का चक्र है। देखिए, ये जो थे ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, परंतु इनकी जो रचनाएं हैं वो मानवशास्त्री और समाजशास्त्री हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये तो बेसिकली थे ये दार्शनिक थे, लेकिन जो इनकी रचनाएं हैं वो मानवशास्त्री क्षेत्र में और समाजशास्त्री क्षेत्र में ज़्यादा है। तो विचारक हैं तो किसी भी क्षेत्र में ये अपना कार्य कर सकते हैं। तो इन्होंने मानवशास्त्री और समाजशास्त्री क्षेत्र में कार्य किया है। ठीक है, और देखिए इनके विचारों की पृष्ठभूमि कैसे बनी, कैसे इन्होंने अपने विचारों की एक रूपरेखा बनाई, क्या ऐसा था जिस पे प्रभाव पड़ा, जिसका प्रभाव इन पर पड़ा, तो वो देख लेते हैं। ये देखिए, कट्टर संरचनावादी विचारकों से ये असहमत थे। जो संरचनावादी विचारक थे, जो मानते थे कि व्यक्ति कुछ नहीं है, संरचना ने व्यक्ति को जो कार्य दिया है, व्यक्ति बस वही कार्य करता है, वो एक लीक मिल गई है, लीक पे वो चल रहा है। ठीक है, वो अपनी बुद्धि का, अपनी रचनात्मकता का प्रयोग नहीं करता। ये बात संरचनावादी बोलते हैं, तो इससे वो पूरी तरह से असहमत थे। और फिर कुछ ऐसे विचारक थे जो संरचना को मूर्त मानते थे, जो वो मानते थे कि जो संरचना हमें दिखाई दे रही है बस यही संरचना है और इसके अंदर कुछ नहीं है। जबकि बोर्दियू इसका खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि संरचना वो है जो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये सब चीज़ें वो बोलते हैं, तो उन्होंने इससे भी असहमति प्रकट की। तो ये सारी चीज़ें जो थी जिससे उन्होंने असहमति प्रकट की, और असहमति प्रकट करने के बाद उन्होंने क्या किया, आलोचना किया। ठीक है, तो आलोचना किया जब, तो उन्होंने अपनी बात रखी, अपना संशोधन करके, परिष्करण करके अपनी थियरी जो उन्होंने दी है वही बोर्दियू के सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके विचारों की पृष्ठभूमि आलोचना से ही शुरू होती है। ये जो थे फूको जो थे, बोर्दियू जो थे वो फूको से प्रभावित थे, दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, लेवी स्ट्रास, इन सब से प्रभावित थे और इन्होंने इनकी आलोचना भी की, यानी प्रभावित भी थे, इनका प्रभाव भी इन पर पड़ा और इन्होंने इनकी आलोचना भी की और इनके सिद्धांतों का संशोधन, परिष्करण करके अपने विचारों को देते हुए इन्होंने अपनी थियरी को रखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो थे जैविक संरचनावाद जो थे, जो चीज़ थी उन्होंने उसे खारिज किया। जैविक संरचनावाद का मतलब क्या है? जैविक संरचनावाद कहता है कि जो संरचना का जो बेसिकली जो परंपरागत ढांचा होता है, वो परंपरा व्यक्ति को जो कार्य देती है व्यक्ति वही कार्य करता है, अपनी बुद्धि, अपनी रचनात्मकता का प्रयोग नहीं करता। और बोर्दियू ने बोला कि ये चीज़ तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, ये नहीं हो सकता कि जो संरचना कार्य दे व्यक्ति वही कार्य करे, व्यक्ति एक रोबोट नहीं है। ठीक है, इसकी उन्होंने आलोचना की और उन्होंने संरचनात्मक रचनात्मकता की बात की, यानी व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करता है और कुछ ऐसे कार्य करता है जो संरचना के कार्यों से हट के होता है। ठीक है, संरचना ने हमारा समाजीकरण किया, हमको सिखाया, लेकिन हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी मनोवृत्तियों का प्रयोग करके और लोगों से थोड़ा हट के कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है, संरचनात्मक रचनात्मकता, यानी संरचना की रचना होती है। ठीक है, तो एंथोनी गिडेंस के संरचनाकरण के सिद्धांत भी इनमें झलकता है। इन्होंने संरचनावाद की वस्तुपरक भ्रांति से अपने आप को दूर रखते हुए असमान और वर्ग भिन्नता का वैचारिक स्तर की अपेक्षा संरचनात्मक स्तर पर विश्लेषण करके इन्होंने ज्ञान, संस्कृति और शक्ति, ठीक है, इसके बीच पाए जाने वाले संबंधों की बात की। ठीक है, इसको हम अभी व्याख्या करते हैं। देखिए, बोर्दियू ने संरचना को वस्तुपरक नहीं माना। ठीक है, वस्तुपरक का मतलब क्या, जो हमें दिखाई देता है, जो जिसको हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है, उसको इन्होंने नहीं माना। इन्होंने संरचना को एक अदृश्य माना कि ये संरचना अदृश्य है और लोगों की आदतों में ये संरचना दिखाई देती है। ठीक है, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके वैचारिक स्तर होते हैं, यानी जैसा वर्ग वैसा वैचारिक स्तर होगा। ठीक है, एक मजदूर की सोचने की क्षमता कुछ और होगी और एक मालिक की सोचने की क्षमता कुछ और होगी। एक शिक्षक कुछ और ढंग से सोचेगा और एक वकील कुछ और ढंग से सोचेगा। ठीक है, तो हर व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है, जो मानसिक ज्ञान होता है, उसके स्तर का, जिस स्टेटस में वो है, वो स्टेटस प्रभावित करता है उसको। ठीक है, और उन्होंने ज्ञान, संस्कृति और शक्ति, इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करने की बात की। ठीक है, ज्ञान की बात उन्होंने कैसे की, जैसे कि जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नहीं है, दोनों के व्यवहार में, दोनों के हैबिट्स में, दोनों के कार्यों में अंतर होगा। शक्ति और संस्कृति, यानी जो संस्कृति होती है उसमें शक्ति झलकती है, यानी जैसे अभी कोई अधिकारी है, उसका कल्चर अलग होगा, उसके बात करने का तरीका अलग होगा और उसकी हर चीज़ अलग होगी। ठीक है,
वो कभी झुक के नहीं बात करता, और जो छोटे कर्मचारी है वो हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, अरे साहब, ठीक है, वो इस तरह से बातें करते हैं। तो जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारा संस्कृति में स्थान होता है, समाज में जो स्थान होता है, उसी के आधार पर हमारी हैबिट्स, हमारे व्यवहार, हमारा कल्चर डेवलप होता है। ये बात उन्होंने बोली है। देखिए, इनकी जो बेसिक जो धारणाएं हैं, कौन कौन सी हैबिट्स, क्षेत्र, व्यवहार और अभ्यास, सांस्कृतिक पूंजी, सांस्कृतिक संरचनावाद, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। इसके अलावा डायनेमिक ऑफ पावर, थियरी ऑफ पावर एंड प्रैक्टिस। तो ये सारे थियरी को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं क्षेत्र को, ठीक है। क्षेत्र में क्या है, देखिए, एक विशेष कोई क्षेत्र होता है, ठीक है, कोई विशेष क्षेत्र होता है, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मनोवृत्ति, उसमें रहने वाले लोगों के हैबिट्स, कार्य, सब कुछ लगभग समान होते हैं। मतलब एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के जो संस्कृति, जो कल्चर होता है, वो हमको निर्धारित करता है कि हम कैसा व्यवहार करेंगे, हमारी आदतें कैसी होंगी, ठीक है। जैसे भाषा होती है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग होती है, ठीक है। अब कहीं पे किसी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग चीज़ होती है, और कहीं पे जाएंगे कुछ अलग चीज़ होती है। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति क्या है, वो जातिवाद को ज़्यादा महत्व देगा, ठीक है। और जो शहरी क्षेत्र में है, वो लोग जाति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। गांव में आप देखे होंगे कि लोग जो है एक दूसरे की जाति का नाम लेकर बुलाते हैं, ठीक है। पंडित हैं तो पंडित जी, ठीक है, और कोई गुप्ता है तो गुप्ता जी, इस तरह से चीज़ें, मतलब इंसान का नाम है नहीं, जाति वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रमुख है, और वहाँ पे कोई इंटरकास्ट मैरिज करने की सोच भी नहीं सकता, ठीक है। और शहरों में ये सब आम बात है। तो जो शहरों के बच्चे होते हैं और गाँव के बच्चे होते हैं, उनकी सोच समझ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यही चीज़ होती है, जो क्षेत्र होता है, हमारा क्षेत्र ये डिसाइड करता है कि हम कैसा सोचेंगे, हमारे आदतें कैसी होंगी, हमारा व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सामाजिक संरचना में किस स्थान पर हैं, कौन सी परिस्थिति हमारी, ये सारी, एक तो हो गया क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र में भी हम किस स्थान पर हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में हम छोटे स्तर पे हैं या फिर बड़े स्तर पे या फिर मीडियम स्तर पे हैं, उस आधार पे हमारी जो सोच है वो डेवलप होगी, हमारा एजुकेशन लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो क्षेत्र जो होता है, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, ठीक है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द जजमेंट ऑफ टेस्ट। इस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो क्षेत्र में स्थान है, हमारा जो एजुकेशन लेवल है, ये सारी चीज़ें तो हमारे व्यवहार को, हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं। लेकिन जो क्षेत्र होता है, हमारा स्वाद भी वैसे ही होता है, ठीक है। जैसे हम स्वाद में क्या क्या खाना पसंद करते हैं, ये हमारे क्षेत्र पे डिपेंड करता है। अब जैसे बंगाली लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी भी मीठी चीज़ में नमक ज़रूर डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप जाएंगे कभी देखिए, तो खीर बनाएंगे तो भी नमक डालेंगे, कोई ऐसी कोई भी चीज़ बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालेंगे, ठीक है। सेवई बनाए, खीर बनाए, कुछ भी बनाए। और वैसे ही गुजराती लोग हैं तो क्या करते हैं, वो किसी भी सब्ज़ी में थोड़ा सा मीठा ज़रूर डालते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ मीठी, चीनी या गुड़, तो वो सब्ज़ी में ज़रूर डालते हैं। तो उनका कल्चर ऐसा है और इनका कल्चर ऐसा है। इसी तरह से आप पंजाब में चले जाइए तो वहाँ पे चावल खाने वालों की संख्या बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम है, और रोटी ही, वहाँ पे खाने को रोटी ही बोली जाती है, ठीक है। वहाँ का खान पान अलग है, लस्सी रहती है और काफ़ी हेल्दी खाना खाते हैं वो लोग, ठीक है। और इसी तरह से आप कहीं और चले जाइए तो वहाँ का खाना कुछ और हो जाएगा, ठीक है। साउथ इंडिया में चले जाइए तो आपको लगेगा ये तो नाश्ता है, ठीक है, पतला सा डोसा और उसमें 2 इडली चटनी, ये तो केवल नाश्ता है, हम ऐसे इसे खाकर कैसे रह सकते हैं। तो वही सब चीज़ें होती हैं कि अलग अलग क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पे खाना खाने का तरीका, वहाँ पे बोलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, हम किस प्रकार के टेस्ट को पसंद करेंगे, ये सारी चीज़ें क्षेत्र से डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो यही बात, क्षेत्र की अवधारणा अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर देखिए, समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। बोर्दियू ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर जो चिंता व्यक्त की है, उन्होंने बोला कि समाजशास्त्र में जो मूर्त चीज़ें हैं उनको खोजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समिति हमको दिखाई दे रही है, उसको बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। संस्था जो है नहीं दिखाई दे रही है, और चीज़ें जो संगठन है, समूह है, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही है, जिन चीज़ों से अभी तक समाजशास्त्र में पर्दा नहीं उठा है, हमको उन अदृश्य संबंधों को, उन अदृश्य चीज़ों को खोजने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बात उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च इस पे होना चाहिए कि जो चीज़ें अमूर्त हैं, जो हमें नहीं दिखाई दे रही, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उस पर सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने विशेष क्षेत्र पे क्या बात बोली है। अब देखिए, इनके हैबिट्स की अवधारणा क्या है। क्षेत्र हमने पढ़ लिया, फिर हैबिट्स देख लेते हैं।
इन्होंने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ ए थियरी ऑफ प्रैक्टिस में हैबिट्स की अवधारणा दी है। ठीक है, हैबिट्स जो होता है वो अभ्यासित व्यवहार होता है जिसे हम धीरे धीरे समाजीकरण के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, जैसे जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है यानी क्षेत्र, ठीक है, तो क्षेत्र से ही जुड़ा है ये। जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है और जिन लोगों के बीच में रहकर हमारा समाजीकरण हुआ है, वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है, वैसी हमारी मनोवृत्ति, हमारी सोच हो जाती है। ठीक है, और ये सोच ही सामाजिक संरचना में हमारे स्थान को डील करती है, कैसे मतलब व्यवहार करते हैं हम, ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने बोली है कि एक तो जैसे कि सामाजिक संरचना ने हमको सिखा दिया कि ये चीज़ें होती हैं, तो हम एक ही कार्य को जो रोज़ रोज़ करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में एक अवचेतन मन में चला जाता है। फिर जो होता है हम सोच कुछ और रहते हैं और करते रहते हैं वैसा ही। ठीक है, वही चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ हो जिसको हम रोज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, पेन ले लेंगे तो हम उसको लिखेंगे ही, पेन से हम सब्ज़ी नहीं काटने लगेंगे। ठीक है, तो वो पेन है तो हम जानते हैं कि उससे लिखा जाता है। उसी तरह से हम जो चीज़ रोज़ करते हैं, जैसे हम कोई स्कूल है, कोई ऑफिस है, दफ्तर में जाते हैं, जाने के बाद हम सीधा हाथ या मुँह धोते हैं, तो वो ही यदि इसी तरह से रोज़ करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम नहीं, हमारा मस्तिष्क कुछ और सोचता रहेगा, हम सोचेंगे आज नहीं धोना है मुँह, फिर भी जाकर धो लेंगे। तो वो चीज़ होता है अवचेतन मन में जो चीज़ें आ जाती हैं, हमको सोचते कुछ और रहेंगे, हम ध्यान कहीं और रहेगा, फिर भी वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो हैबिट्स यही होता है। उन्होंने हैबिट्स की बात की कि जो सामाजिक संरचना ने हमको सिखाया है, नियम सिखाया है सामाजिकरण के द्वारा, वो हम अवचेतन मन के द्वारा करते हैं। हम उसको रोज़ रोज़ सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हमको ये करना है। ठीक है, वो अवचेतन मन का हिस्सा हो जाता है। और हैबिट्स जो होती है वो क्या होता है, उन्होंने जो परिभाषा दी है हैबिट्स की यही है। हैबिट्स जो है मनोवृत्तियों का समूह, उन्होंने कहा है कि ये कार्य तो हम अपने हाथों से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, लेकिन ये मनोवृत्ति बन जाती है और ये मनोवृत्तियों का पूरा समूह होता है। हम सुबह उठेंगे तो हमको क्या करना है, ब्रश हम कैसे करेंगे, कहाँ पे हम जाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर हम कहाँ नहाएंगे, किस प्रकार के, मतलब ये सारी चीज़ें जो है एक मनोवृत्ति के रूप में हमारे अंदर फिट हो जाती हैं। ठीक है, और आप जिस घर में रह रहे हैं आप बहुत ही आरामदायक महसूस करेंगे मानसिक रूप से, लेकिन ऐसे ही आपको किसी और घर में रख दिया जाए, वहाँ पे आपको फिट होने में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ की आदतें आपको पढ़ने में समय लगती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। अब जैसे कि कोई गृहिणी है, खाना बना रही है, तो उसने क्या है, वो जानती है कि किस डब्बे में क्या है, तो उसमें अगर कुछ और भी रख दो तो अभी वो उठाएगी तो नहीं, वो उसमें यही नमक ही होगा। ठीक है, भले उसमें कुछ और डाल दिया जाए। तो वही चीज़ होती है कि जिस चीज़ को हम बार बार करते हैं तो वो हमारे मनोवृत्ति में आ जाती है, अवचेतन मन में आ जाती है, और हम ना चाहते हुए भी वही कार्य करते हैं। ठीक है, बोर्दियू ने कहा कि सामाजिक संरचना में जिस परिवर्तन की हम बात करते हैं वे वास्तव में हैबिट्स में परिवर्तन होता है। यानी जो संरचना में परिवर्तन हो रहा है, जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, वो वास्तव में समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो हमारी मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है। स्कूल थोड़ी स्वयं को पेंट कर ले रहा है। ठीक है, स्कूल अपने आप को पेंट नहीं कर ले रहा है। घर बनाने का जो पहले ज़मीन पे बैठ खाते थे, अब कुर्सी मेज, तो ऐसा नहीं घर खुद ही आकर कुर्सी मेज लगा दिया फिर उसने बोला कि हमको चाहिए सब, ऐसा कुछ नहीं होता। समाज में जो संरचना होती है वो व्यक्तियों पर डिपेंड है, व्यक्ति कार्य करते हैं। ठीक है, और जो हैबिट्स होता है व्यक्तियों के मनोवृत्तियों का समूह होता है। जब इन मनोवृत्तियों में, जब इन हैबिट्स में चेंज आता है तो सामाजिक संरचना में चेंज आता है। ठीक है, पहले हमारा आध्यात्मिक चीज़ें थी, अब जो है वो भौतिक चीज़ें हो गई हैं, तो हमारे हैबिट्स में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, वो सामाजिक संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ कि सामाजिक संरचना ने खुद को ही अच्छे से सुंदर सा बनाना शुरू कर दिया, लोगों को भी और भी चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं है स्कूल ने पेंट कर लिया अपने आप को। ठीक है, तो जो घर बनाने का तरीका पहले कुछ और होता था, अब कुछ और है, बहुत सजावट के साथ अब बहुत मॉडल निकाले जाते हैं। तो घर ने नहीं कहा कि हमको ऐसा बनाओ या फिर कुछ, अब व्यक्ति जो है उसकी मनोवृत्ति में वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं, कोई भी आज तक जितने भी परिवर्तन आए हैं, जैसे पहले आदि मानव का युग था तो वो कुछ नहीं जानता था, आग जलाना उसने सीखा, वो उसके बुद्धि का प्रयोग था, वो उसके दिमाग ने किया। वो दो पत्थर आकर नहीं बोले कि हमको लड़ाओ भाई, हम आग जलना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह से उसने आग जलाना सीखा, फिर धीरे धीरे पत्थर के हथियार, उसके दिमाग में आया ये विचार, पत्थर के हथियार बनाना सीखा, फिर इसी तरह से और भी चीज़ें सीखी, कल्चर डेवलपमेंट हुआ और सारी चीज़ें आती गईं। ठीक है, तो उसकी मनोवृत्तियों में चेंज आता गया और हैबिट्स में परिवर्तन, जैसे मनोवृत्ति वैसे ही हैबिट्स वो बनाता चला गया, और क्या हुआ, आज हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होगी, बहुत से आविष्कार हो गए। तो यही चीज़ है कि जो परिवर्तन होता है वो वास्तव में हैबिट्स में ही परिवर्तन होता है। किसी भी समाज में जब हम दास प्रथा से आए, फिर हम दास युग से आए, फिर हम किस युग में गए,
सामंत युग में गए, ये सारी चीज़ें हैबिट्स में परिवर्तन के द्वारा आया, ठीक है। और हम आधुनिक युग से फिर उत्तर आधुनिक युग, फिर आधुनिक युग में आए, फिर अब हम उत्तर आधुनिक युग की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी हैबिट्स में ही परिवर्तन के द्वारा होगा। तो जितने भी समाज में परिवर्तन आज तक हुए हैं और आगे भी होंगे, वो हैबिट्स में परिवर्तन के कारण होंगे। अब देखिए हैबिट्स धीरे धीरे संस्थाएं कैसे बनती हैं, इसको ये जो वर्गीकरण है ये समनर ने दिया हुआ है संस्था के विकास में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। देखिए कि मान लीजिए विचार आया शुरू में, मान लीजिए कोई नियम नहीं बना था समाज के लिए, विचार आया लोगों में किसी में, तो उस विचार के अनुसार उसने कार्य करना शुरू कर दिया। मान लीजिए किसी आदि मानव व्यक्ति में विचार आया कि 2 पत्थर लड़ाने से आग जलती है, तो उसने क्या किया, 2 पत्थर लड़ा के आग जलाना शुरू कर दिया और खाना पकाना शुरू कर दिया। तो जब विचार आया तो धीरे धीरे यही काम रोज़ करते करते वो आदत बन गई। रोज़ वो सीधा पत्थर उठाता है, उनको लड़ाता है और मांस को पका के खा जाता है। फिर और लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको भी बताइए भाई, ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है खाना बनाने खाने की, ठीक है। तो उन्होंने उसको भी बता दिया और लोगों ने इसका यूज़ करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, ये जनरीति बन गई कि भाई सामान्य बात है, सीधा पत्थर लो बनाओ, उसमें सोचना नहीं कि किसने पहली बार शुरू किया था, ये नहीं सोचना, बस शुरू करो, ये शुरू है, ठीक है। फिर क्या हुआ, पूर्वजों का अनुभव मिल गया, वो पीढ़ी बीत गई, दूसरी पीढ़ी आ गई, तो क्या हुआ कि हमारे पूर्वजों का अनुभव है, तो ये प्रथा एक बन गई कि अब आग से ही पका कर ही खाना है, प्रथा बन गई। फिर उसमें समूह कल्याण की भावना जुड़ गई जब, तो ये लोकाचार बन गया और उसके बाद ये संस्था, ठीक है। तो इसी तरह से विचार जो है आदत में बदली, आदत जो है जनरीति प्रथा में लोकाचार में, और प्रथा जो है लोकाचार में, और संस्था बन गई फिर, ठीक है। यही चीज़ होता है कि हैबिट्स धीरे धीरे वो संस्था में बदल जाती है। कोई भी हैबिट्स हो, यही धीरे धीरे संस्था में बदलती है और इसी तरह से संस्था का विकास होता है। देखिए विभिन्न वर्गों की विभिन्न अलग अलग प्रकार की हैबिट्स होती हैं। उच्च वर्ग की हैबिट्स अलग हैं, निम्न वर्ग की हैबिट्स अलग हैं। जैसे कोई मजदूर है तो वो क्या करेगा, उसके पास खाने को नहीं है तो वो सूखी रोटी खाकर मैली सी चादर ओढ़कर सो जाएगा, उसको अच्छी सी नींद आ जाएगी। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनके पास कितना भी खाने को सब कुछ हो, बहुत ही आलीशान सब कुछ सोने को होता है, ठीक है, सब कुछ अप टू डेट होता है, लेकिन फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता, कोई न कोई कमी लगी रहती है कि नहीं इस बार ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो यही होता है कि उच्च वर्ग की हैबिट्स अलग है, निम्न वर्ग की हैबिट्स अलग है। अब जैसे प्रभु वर्ग होता है, कोई अधिकारी है तो उसके बोलने का तरीका अलग होता है, और कोई निम्न वर्ग का अधिकारी है, निम्न वर्ग का कोई कर्मचारी है तो उसके बोलने का तरीका अलग होगा। उसको कितना भी गुस्सा आएगा वो गुस्सा नहीं दिखा सकता, ठीक। और जो अधिकारी है उसको गुस्सा नहीं आएगा, फिर भी सबको लगेगा कि वो नाराज़ है, ठीक है। तो उनके बातों में ही वो कल्चर आ जाता है कि लगता है कि हाँ ये हैं ऐसे, ठीक है, अधिकारी हैं ये। तो यही चीज़ उन्होंने बोली कि जितने प्रकार के वर्ग हैं उतने प्रकार की अलग अलग हैबिट्स हैं। सामाजिक संरचना में हम कहाँ खड़े हैं ये डिपेंड करता है कि हमारी आदतें कैसी हैं, ठीक है। और देखिए फिर हैबिट्स पर सामाजिक संरचना के साथ साथ मनोवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई लड़की है, वो अपनी माँ को देख रही है कि वो गृहिणी है और उसने भी डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको तो गृहिणी बनना है, ठीक है। एक तो ये मनोवृत्ति हो गई। और उसी घर में एक दूसरी लड़की है जो अपनी माँ को देख रही है कि वो गृहिणी है, कितनी परेशान रहती है, ये दिन रात उसको मतलब काम को कोई अंत ही नहीं है, तो वो सोचती नहीं मुझे ये नहीं बनना है, गृहिणी नहीं बनना, मुझे अपने जीवन में कुछ अस्तित्व खड़ा कुछ अपना बनाना है, ठीक है। तो एक ही प्रकार की संरचना है, एक ही प्रकार का सब कुछ है, लेकिन उसने क्या हुआ, मनोवृत्तियाँ चेंज हो गई, दोनों बहनों की मनोवृत्तियाँ चेंज हो गई, एक गृहिणी बन गई और एक जो है बड़ी ऑफिसर बन गई, ठीक है। तो सामाजिक संरचना ने हमें को दिया है हैबिट्स विकसित करने के लिए, हमारा समाजीकरण किया है, ठीक है। और हमने क्या किया, अपने मनोवृत्तियों का का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार के हैबिट्स, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार की हैबिट्स हो गई, ठीक है। तो यही चीज़ होता है कि हमारी मनोवृत्तियाँ जो होती हैं वो भी हैबिट्स में काम करती हैं, केवल सामाजिक संरचना ही नहीं। और यहीं उन्होंने मनोवृत्तियों की बात नहीं की होती तो वो संरचनावादी हो जाते, लेकिन उन्होंने मनोवृत्तियाँ यानी व्यक्ति के प्रभाव से सामाजिक संरचना में चेंज आता है, ये बात उन्होंने बोली है इसमें, ठीक है। अल्जीरिया के आदिवासी समुदाय का अध्ययन किया और फ्रांस का अध्ययन किया था। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि कहाँ के आदिवासी को उन्होंने अध्ययन किया था, तो वो अल्जीरिया, ठीक है। इन्होंने 4 प्रकार की संपत्ति बताई है, कौन कौन सी है। सामाजिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति का मतलब होता है कि मुसीबत में कितने लोग हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है, कितने लोगों से हमारा संबंध है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने, बोलते हैं ना लोग कि हमने सोसाइटी बनाई है बहुत ज़्यादा, तो यही वही चीज़ है कि जितने ज़्यादा लोग मुसीबत में हमारे साथ रहते हैं और हमारा साथ देते हैं, ठीक है। तो ये वही जो सोसाइटी बनाते हैं लोग, ये वही सोसाइटी है, सामाजिक संपत्ति है, ठीक है।
आर्थिक संपत्ति देखिए क्या, आर्थिक संपत्ति में चल अचल सभी प्रकार की संपत्ति है। हमारे पास कार है, हमारे पास बंगला है और हमारे पास आभूषण है सोने के, तो ये सारी चीज़ें क्या है वो आर्थिक संपत्ति में आ जाएगी। मुसीबत में हम इसको बेच के अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। फिर है सांस्कृतिक संपत्ति। सांस्कृतिक संपत्ति में जो हमारी संस्कृति, जो हमारा कल्चर होता है, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हमारा किस कल्चर से हमारा संबंध है। जैसे कोई साउथ इंडियन व्यक्ति होगा, वो देश के किसी भी कोने में चला जाए, उसके अंदर साउथ का कल्चर ज़रूर झलकेगा, तो वो सांस्कृतिक पूंजी है जो उसके साथ रहती है, ठीक है। फिर देखिए प्रतीकात्मक संपत्ति। प्रतीकात्मक संपत्ति मतलब जो प्रतीक होते हैं, भाषा हो गई और भी हमारे जो प्रतीक हो गए, ठीक है। देश का प्रतीक हमारा आप देख ही रहे हैं, देश का झंडा हो गया और जो अशोक चक्र हो गया, क्या बोलते हैं, अशोक स्तंभ हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और भी किसी भी देश का किसी भी राज्य का लोगो अलग होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का लोगो अलग होता है। कोई हमने संस्था खोली, कोई स्कूल खोला, तो उसका एक लोगो बनाते हैं, एक प्रतीक बनाते हैं, ठीक है। तो वो उसकी प्रतीकात्मक संपत्ति होती है वो, ठीक है। तो यही सब चीज़, अब यूजीसी का भी लोगो है, तो भी एग्ज़ाम में आप याद रखिएगा, एनटीए का लोगो, ये सब, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। अभी तक तो नहीं पूछा, लेकिन नए नए प्रकार से क्वेश्चन जो बन रहे हैं, तो उस हिसाब से लग रहा है कि पूछ सकता है। तो एनटीए का लोगो यदि हो तो, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो हर प्रकार का जो हम जिस एग्ज़ाम में, जिस संस्था में हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसका हमको लोगो याद रखना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर इंटरव्यू में लोगो पूछा जाता है। तो ये प्रतीकात्मक संपत्ति होती है, उस संस्था की प्रतीकात्मक संपत्ति होती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग की अलग अलग सांस्कृतिक विशिष्टताएं, उनमें समान विचारधारा, अनुभूति और व्यवहार होता है। तो एक वर्ग की विचारधारा लगभग एक जैसी होगी। जो वृद्ध होंगे उनकी विचारधारा अलग होगी, जो किशोर होंगे उनकी विचारधारा अलग होगी, और जो प्रौढ़ होंगे उनकी विचारधारा अलग होंगी, ठीक है। और जो किशोर से भी कम उम्र के हैं उनकी विचारधारा अलग होगी। तो जितने अलग अलग प्रकार के वर्ग होते हैं, सबकी विचारधारा अलग है। मजदूर की विचारधारा अलग है, ठीक है। और जो मध्यम वर्ग के हैं उनकी विचारधारा अलग है, उच्च वर्ग के लोगों की विचारधारा अलग है। तो वर्ग के अनुसार व्यक्ति की विचारधारा और अनुभूति चेंज होती रहती है, ठीक है। बोर्दियू की प्रसिद्ध पुस्तक डिस्टिंक्शन में उन्होंने वर्ड टू वर्ड एक बात बोली है। उन्होंने कहा कि हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो हम किस पुस्तक को चुनेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि सामाजिक संरचना में हम कहाँ हैं, किन लोगों के बीच में हमारी परवरिश हुई है, हमारा समाजीकरण कैसा हुआ है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे तो कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बोली है कि हमारा समाजीकरण जो होता है उसी के हिसाब से हैबिट्स होता है। समाजीकरण प्लस मनोवृत्ति बराबर हैबिट्स, ठीक है। समाजीकरण क्या होता है, सामाजिक संरचना जैसी है वैसा हमको सिखाया जाता है समाजीकरण के द्वारा, और फिर हम उसमें अपनी मनोवृत्तियों को ऐड करते हैं तो हैबिट्स बन जाता है, ठीक है। सामाजिक संरचना संस्कृति को जन्म देती है जो बाद में व्यवहारों को उत्पन्न करती है। तो सामाजिक संरचना हमको संस्कृति ही सिखाती है, ठीक है। जैसे सामाजिक संरचना ये हो गया, ये व्यक्ति हो गया, तो व्यक्ति जो है वो सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है, सामाजिक संरचना जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति जो है अपनी मनोवृत्तियों का प्रयोग करके अपनी हैबिट्स में सामाजिक संरचना से अलग थोड़ा सा चेंज कर लेता है, और यही हैबिट्स धीरे धीरे बदलते बदलते जो क्या हो जाता है, वो सामाजिक संरचना को बदल देता है, ठीक है। और उसी तरह से सामाजिक संरचना भी क्या करती है, उसको बचपन से ही सामाजिक संरचना की चीज़ें जो है, कल्चर जो है सिखाती है। तो सामाजिक संरचना व्यक्ति को प्रभावित करता है और व्यक्ति जो है वो सामाजिक संरचना को। और इसी आधार पर उन्होंने सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा दी। तो सांस्कृतिक संरचनावाद क्या है, यानी सामाजिक संरचना से संस्कृति का जन्म हुआ। सामाजिक संरचना ने जैसा हमारा सामाजिकरण किया वैसे ही हमारी संस्कृति बन गई, हमारा कल्चर बन गया, ठीक है। तो यही चीज़ है कि सामाजिक संरचना से संस्कृति का जन्म हुआ। सांस्कृतिक संरचनावाद का मतलब ये है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा आप। देखिए बोर्दियू ने वस्तुनिष्ठता को एक प्रेक्षण के दृष्टिकोण से देखने पर बल दिया। यानी जैसे कोई संरचना को हम वस्तुनिष्ठ ढंग से देखें तो क्या है, कोई नाटक होता है, नाटक में क्या होता है कि राम को बोल दिया गया है कि आपको यही बात बोलनी है, सीता को पहले ही बोल दिया गया है आपको ये बात बोलनी है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोल सकते। चाहे वो कैरेक्टर उनको अच्छा लग रहा हो ना लग रहा हो, उनके कोई ऑब्जेक्शंस हो, ठीक है। मान लो कोई पुरुष है, वो सीता माता पर हो रहे अत्याचार के लिए, मतलब उन पर जो किया गया था, उनका त्याग किया गया था, जो उसके विरुद्ध हो, फिर भी उसको वही बात बोलनी है, उसी कठोरता से श्री राम का किरदार निभाना है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, सामाजिक संरचना एक नाटक के मंचन की तरह होता है जिसमें पहले से ही सबकी भूमिकाएं लिखी होती हैं,
ठीक है, ये बात उन्होंने बोली कि सामाजिक संरचना को वस्तुनिष्ठ ढंग से ऐसे समझ सकते हैं, जबकि बोर्दियू ने बोला कि ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने मनोवृत्तियों का प्रयोग करके, अपनी हैबिट्स में सामाजिक संरचना द्वारा सिखाए गए हैबिट्स के अलावा भी चेंज करता है। क्योंकि एक ही परिवार है तो एक जैसी संरचना है, फिर भी कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग अलग होते हैं। एक ही परिवार में एक बच्चा जो है पढ़ के IAS बन गया, दूसरा बच्चा जो है वो शराबी बन गया, या फिर वो क्या है, वो मारा मारा फिर रहा है, उसको कुछ नहीं, वो मजदूर भी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि इस सामाजिक संरचना में हमारा कैसा कल्चर होता है, कैसा स्थान है ये, और हमारी मनोवृत्ति कैसी है, ये दोनों मिलकर ही क्या होता है, हमारी हैबिट्स बनाती हैं। और हैबिट्स जो होता है वो सामाजिक संरचना को चेंज कर सकता है। ढेर सारे लोगों की हैबिट्स में यदि परिवर्तन आ जाए तो सामाजिक संरचना में चेंज आ जाता है। बोर्दियू ने कहा कि रोज़मर्रा के सामाजिक जीवन के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं की संरचना निर्माण रचना करने वाली प्रवृत्ति, उसको स्ट्रक्चरिंग डिस्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, यही बात है कि ढेर सारे लोगों की मनोवृत्तियाँ जब चेंज हो जाती हैं तो क्या होता है, सामाजिक संरचना चेंज हो जाती है। देखिए, इनका डोक्सा का कॉन्सेप्ट है एक, ये काफ़ी बुक्स में नहीं है, कुछ ही बुक्स में इसका वर्णन मिलता है। ये एक यूनानी शब्द है और इसका अर्थ है समाज में प्रचलित ऐसे विश्वास जिनको समाज द्वारा बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता है और बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, और फिर देखिए डोक्सा का मतलब क्या है, जैसे कि कोई बहुत ही मान्यता प्राप्त समाज में कोई प्रचलित बात हो। ठीक है, जैसे अब से कुछ समय पहले क्या था, जब आधुनिकता बहुत ही ज़्यादा चरम पर थी, अब उत्तर आधुनिकता धीरे धीरे आ रहा है, तो उसमें क्या था कि गोरी लड़की को ही सुंदर माना जाता था। कोई गोरी है तो ही वो सुंदर है, और काली लड़की का चेहरा कितना भी अच्छा हो उसको सुंदर नहीं माना जाता था। ठीक है, तो ये प्रचलित विश्वास था। अब तो धीरे धीरे उत्तर आधुनिक में ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और फिर एक और यदि हम उदाहरण के रूप में इसके देखें तो एक प्रचलित मान्यता है भारतीय हिंदू परंपरा में कि पुत्र ही माता पिता को अग्नि देगा। ठीक है, तो उससे मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये चीज़ें व्यक्ति के मस्तिष्क में इतना ज़्यादा भरी हुई हैं कि आज बेटियां जो हैं सहारा बन रही हैं, बेटियां जो हैं ज़्यादा पुत्रों की अपेक्षा ज़्यादा सहारा दे रही हैं। ठीक है, फिर भी ये मनोवृत्ति नहीं जा रही कि पुत्र ही चाहिए, और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं। यही मनोवृत्ति जो है ये लोगों पर हावी है। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने देखिए कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की बात की है कि जो योग्य होते हैं, जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को भी बहुत ही सुविधाएं देते हैं, अवसर देते हैं, क्योंकि उनके पास साधन है, पैसे हैं उनके पास। ठीक है, और जो नहीं आगे जीवन में बढ़ पाए हैं, जो नहीं बहुत पैसा कमा रहे हैं और उनके पास ज्ञान भी ज़्यादा नहीं कि वो अपने बच्चों को उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में दिशा निर्देश करें। ठीक है, एक तो ये इनके पास पैसा भी है और दूसरे ये योग्य भी हैं, ये सभी चीज़ें जानते हैं कि कैसे कैसे सफल हुआ जाता है, कैसे पढ़ाई की जाती है। तो यही चीज़ें कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, ये एक कल्चर बन गया है, ये योग्यता का कल्चर बन गया है कि एक योग्य व्यक्ति है तो अपने पुत्र को भी वो योग्य बना लेगा, वो इतनी चीज़ें उसको प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुविधाएं देगा। ठीक है, और जबकि जो अयोग्य है, जो नहीं सफल हो पाया है, उसको इतना भी ये भी नहीं पता है कि कैसे सफल हुआ जाता है, कैसे चीज़ें जो है उसको अडॉप्ट की जाती हैं। ठीक है, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को सुविधाएं दे सके। एक रिक्शे वाले का बेटा है, यदि वो IAS बनना चाहे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, हालांकि अपवाद भी हैं, लेकिन जब एक IAS का बेटा IAS बनना चाहता है तो बहुत ही आसानी से वो ये काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पिता ने बहुत ही बारीकियों से सब कुछ जाना है, कैसे इंटरव्यू में क्या होता है और किस चीज़ें क्या होती है, कैसे तैयारी किया जाता है, कैसे अच्छे आंसर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो वो उतना घिस के उतना उन्होंने संघर्ष करके चीज़ों को पाया है, तो वो उसके पुत्र को लाभ मिल जाता है, उतना घिसना नहीं पड़ता, वो सारी नॉलेज उनको वैसे ही मिल जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, ये जो सभ्यता का जो कल्चर है, ये जो योग्यता का जो कल्चर है, ये बहुत तेज़ी से लोगों को योग्य बना रहा है, वो अपने ही लोगों को योग्य बना रहा है, और जो सफल नहीं हो पाए हैं वो एक योग्यता का कल्चर बन गया है। ठीक है, और इसके आधार पर उन्होंने ये भी बात बोली है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं स्कूलों में, वो ज़्यादातर उच्च कोटि के घरों से आते हैं। जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसके बारे में भी बोर्दियू ने बोला है। ठीक है, तो यही उनका कल्चर ऑफ एक्सीलेंस था कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को भी उतना उच्च ले जाते हैं, और जो निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती हैं, और अपवाद ही होता है कि ऐसे लोग आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। द स्कूल एज ए कंजर्वेटिव, ये 1966 में
लिखी गई थी। फिर है आउटलाइन ऑफ ए थियरी ऑफ प्रैक्टिस 1972 में। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर 1977 में। ठीक है। फिर देखिए इनकी एक बुक है डिस्टिंक्शन 1979 में, होमो अकेडमिक्स 1988 में, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 90 में लिखी गई थी, इन अदर वर्ड एसेज टूवर्ड ए रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी 90 में लिखी गई थी। तो देखिए रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, रिफ्लेक्सिव सोसाइटी की बात तो की है एंथोनी गिडेंस ने, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी की बात की है पियरे बोर्दियू ने। ठीक है। इन्विटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी 1992 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। द रूल्स ऑफ आर्ट लिखी गई 1993 में। तो पियरे बोर्दियू का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उनका उत्तर संरचनावादी सिद्धांत भी खत्म होता है। उनको उत्तर संरचनावादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मनोवृत्तियों के परिवर्तन के द्वारा समाज के बनने की बात की थी कि समाज कैसे बनता है। ठीक है, हैबिट्स में चेंज होता है, कैसे समाज में परिवर्तन होता है। ठीक है, और समाज भी व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, व्यक्ति भी, तो इसलिए उनको उत्तर संरचनावादी कहा जाता है। तो इनका चैप्टर फिनिश होता है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि कोई थियरी है समझ में ना आई हो तो बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको और भी मिलने वाले हैं। सारे थिंकर्स ख़त्म होंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।